गरीब की 3 जादुई थाली। हरिया दिन भर की मेहनत के बाद शाम को जब घर पर लौटा तो उसका भूख से बहुत बुरा हाल हो जाता है। वो सबसे पहले अपनी पत्नी से कहता है, अरे लीला, खाने में क्या बनाया है? अरे बहुते जोर से भूख लगी है जी। अजी खाने के लिए क्या बनाती? घर में तो राशन ही खत्म हो गया है। अच्छा, राशन खत्म हो गया है का? अरे कौनो बात नहीं, हम अभी इंतजाम करता हूँ। हरिया अपने गांव के लाला की दुकान पर जाता है और उसे थोड़ा बहुत राशन उधार ले आता है। ये लो लीला, अब जल्दी से जो है कुछ खाने के लिए बना लो। मैं और मेरी बेटी राधा सुबह से भूखे हैं। माँ, मैं लकड़ियाँ काट कर लाती हूँ, आप खाने की तैयारियाँ कर लो। ऐसा कहकर राधा जंगल से लकड़ियां काटने के लिए चली जाती है, लेकिन राधा को लकड़ियां काटते हुए एक बूढ़ी औरत के रोने की आवाज आती है। अरे ये क्या? लगता है कोई औरत रो रही है। राधा आवाज का पीछा करते करते एक विशाल पेड़ के पास पहुंच जाती है। उस पेड़ के नीचे एक बूढ़ी औरत बैठकर रो रही होती है। राधा उस बूढ़ी औरत के पास जाती है और उससे पूछती है, अरे अम्मा, क्या हुआ? आप तो परेशानी में लग रही हो। अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। अब तुम्हें क्या बताऊं बिटिया, मेरी बहू और मेरे बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया है। मेरे पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है। दर दर की ठोकरें खा रही हूँ। ये कुछ बर्तन बेचकर मैं अपना गुजारा कर लेती हूँ, लेकिन आजकल तो कोई बर्तन भी नहीं खरीदता। ऊपर से भूख से जान सूख रही है मेरी। अरे अम्मा, आप तो सच में बहुत परेशानी में हो। आप एक काम करो, आप मेरे साथ मेरे घर चलो। लेकिन बेटा, लेकिन वेकिन कुछ नहीं। आप मुझे अपनी बेटी की तरह मानती हो तो मेरे साथ चलो। मेरी माँ खाना बना रही है, आप भी खा लेना। राधा उस बूढ़ी औरत को अपने साथ अपने घर ले आती है, जिसके बाद वो अपने माता पिता को उस बूढ़ी औरत के बारे में बताती है। शाबाश बेटा, ऐसे ही लोगों पर जो है दया करनी चाहिए, ठीक है, और गरीब लोगों की सेवा करनी चाहिए। लीला थोड़ी ही देर में खाना बना लेती है, जिसके बाद वो सभी को खाना परोसती है। हरिया उस बूढ़ी औरत को अपने साथ ही बिठाता है और सब लोग एक साथ खाना खाते हैं। खाना खाते खाते ही बूढ़ी औरत अचानक से एक देवी के रूप में बदल जाती है। तुम लोग बहुत दयावान और दयालु हो। तुमने मेरी मदद की, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? साक्षात देवी माँ के दर्शन हो गए हैं, इससे ज्यादा हमें और कुछ नहीं चाहिए। एक बार फिर तुमने मेरा दिल जीत लिया। मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती हूँ। देवी माँ अपना हाथ ऊपर उठाती है, जिसके बाद उनके हाथों से रोशनी निकलती है। वो रोशनी राधा, हरिया और लीला की थाली पर जाकर गिरती है और कुछ ही देर में तीनों थालियां सोने से सुनहरी बन जाती है। ये कोई मामूली थाली नहीं, बल्कि ये जादुई थाली है। इन थालियों की वजह से अब तुम्हारे जीवन की सभी परेशानियां हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। ऐसा कहकर देवी माँ वहाँ से गायब हो जाती है। लेकिन इन थालियों का जादू हमें कैसे पता चलेगा? ऐ जादुई थाली, अगर तुम जादुई हो तो हमें अपना कमाल दिखाओ। लीला के इतना कहते ही उसकी थाली से सोने के गहने निकलने लगते हैं। हरिया की थाली से चांदी के बर्तन निकलने लगते हैं। वहीं राधा की थाली से खूब सारे पैसे निकलने लगते हैं। अरे वाह, अरे तो चमत्कार हो गया। अरे ऐसा चमत्कार तो हमने जिंदगी में कबहू देखा ही नहीं किया है। ये तो सचमुच चमत्कार ही है। देवी माँ ने तो हमारी सभी परेशानियों को दूर ही कर दिया है। माँ, क्या ये सब असली है? हाँ बेटी, ये सब असली है। चलो अब इसे संभाल कर रख देते हैं। लीला और राधा दोनों मिलकर सोने के गहने और चांदी के बर्तनों को संभाल कर रख देती हैं, जिसके बाद वो उन सभी पैसों से अपने लिए एक अच्छा सा घर खरीदते हैं और उसमें रहने लगते हैं। एक दिन हरिया लीला से कहता है, लीला, जब हमारे पास जादुई थाली है तो क्यों ना हम उसकी मदद से अपनी खुद की कोई दुकान खोल लें। आप सही कहते हो। अगर हम इन चांदी के बर्तनों को बेचेंगे तो हमारी अच्छी खासी बिक्री हो जाएगी। हाँ लीला, तुम एकदम सही कहती हो, लेकिन उसके लिए हमें बहुत सारे सोने चांदी के बर्तन चाहिए होंगे और खूब सारे पैसे भी। ऐसा सोचकर हरिया और लीला तीनों जादुई थाली को एक साथ रखते हैं और कहते हैं, ए जादुई थालियों, अगर तुम जादुई हो तो अपना कमाल दिखाओ।
इतना कहते ही उन तीनों जादुई थाली के अंदर से सोने के गहने, चांदी के बर्तन और खूब सारे पैसे निकलने लगते हैं। अब मैं अपनी खुद की बर्तनों की दुकान खोल सकता हूँ जिसमें मैं जो है अपने चांदी के बर्तन बेचा करूंगा। हरिया उन पैसों से एक दुकान खरीद लेता है, जिसके बाद वो उस दुकान के अंदर सारे चांदी के बर्तन रख लेता है और अपनी दुकान चलाना शुरू कर देता है। देखते ही देखते उसके चांदी के बर्तन की दुकान अच्छी खासी चलने लगती है। अरे वाह, अरे मेरी दुकान में तो लोगों की भीड़ लग गई है जी, और सभी को मेरे चांदी के बर्तन बहुते पसंद आ रहे हैं और आज तो कमाई भी अच्छी हो रही है। हरिया बहुत खुश होता है। शाम को जब वो घर वापस लौटता है तो अपनी बेटी राधा के लिए चाउमीन, मोमोज और चिली पोटैटो लेकर आता है। राधा बिटिया, तुम हमेशा मुझसे जो है चाउमीन, मोमोज और चिली पोटैटो मंगवाया करती थी ना, लेकिन पैसों के चलते तुम्हें कभी दिलवा नहीं पाता था। ई लो, अब तुम्हें जितना खाना है तुम खा सकती हो। अरे वाह पिताजी, इन्हें देखते ही मुंह में पानी आ गया। आप तो बहुत अच्छे हो। अपनी बेटी को चाउमीन, मोमोज और चिली पोटैटो देने के बाद हरिया लीला के पास जाता है। लीला, अब हमारी बेटी जो है इस शादी के लायक हो गई है, तो हमें जो है इसकी शादी करवा देनी चाहिए। क्या कहती हो? शादी के लिए तो हमें बहुत सारा पैसा और खूब सारे सोने के जेवर चाहिए। चिंता क्यों करती हो? देवी माँ का आशीर्वाद के चलते हमारे पास देवी माँ की जादुई थालियां हैं ना, उसकी मदद से हम अपनी बेटी की शादी बहुत धूमधाम से कराएंगे। काहे टेंशन ले रही हो? ऐसा कहकर हरिया तीनों जादुई थालियां निकालता है और उन थालियों से कहता है, ए जादुई थालियों, अगर तुम जादुई हो तो अपना कमाल दिखाओ। हरिया के इतना कहते ही जादुई थालियों के अंदर से सोने के गहने, चांदी के बर्तन और खूब सारे पैसे निकलने लगते हैं, जिसके बाद हरिया उन सभी को इकट्ठा कर लेता है और अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करता है। बेटी राधा, अब जो है तुम दूसरे के घर की अमानत हो, ठीक है? दूसरे के घर जाकर उस परिवार को अपना ही परिवार समझना और वहां जो है हमेशा खुश रहना। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं हमेशा आपकी इज्जत का ख्याल रखूंगी और अपनी सभी जिम्मेदारियों को अच्छे से समझूंगी। हरिया और लीला अपनी बेटी को अच्छे से विदा कर देते हैं। बेटी के विदा करने के बाद उन्हें एक बुजुर्ग व्यक्ति नजर आता है जो उनके पास भीख मांगने आता है। कुछ खाने को दे दो बेटा, मेरा पूरा परिवार जो है भूखा प्यासा है, उन्होंने कुछ नहीं खाया है बहुत दिन से, कुछ दे दो बेटा। उस बुजुर्ग आदमी की हालत देखकर हरिया और लीला को उस पर तरस आ जाता है, जिसके बाद वो दोनों अपनी जादुई थाली उस बुजुर्ग आदमी को दे देते हैं और बिना जादुई थाली के वो अपने जीवन को खुशी खुशी बिताने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ जादुई थाली पाकर वो बुजुर्ग आदमी अपने परिवार के साथ मिलकर उस जादुई थाली का लाभ उठाता है और खुशी खुशी रहने लगता है। अमृता अपनी बहू का गृह प्रवेश कराती है। अरे गुंजन, जा जाकर पूजा की थाली तो लेकर आ, बहू का स्वागत करना है। देखो तो सही कितना सुंदर चांद का टुकड़ा लेकर आया है मेरा बेटा। झूठी तारीफ तो माँ केवल आप ही कर सकती हो। एक गधी को हूर की परी कहने से वो परी नहीं बन जाती। ऐसा कहकर गुंजन वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद अमृता समायरा से कहती है, अरे बहू, तुम गुंजन की बातों का बुरा मत मानना, उसे तो मजाक करने की आदत है और फिर बेचारी शादी के चक्कर में बहुत थक भी गई है। तुम बस यहीं रुको, मैं पूजा की थाली लेकर आती हूँ। तभी अमोद पूजा की थाली अमृता को पकड़ाते हुए कहता है, अरे भाग्यवान, तुम्हें तकलीफ लेने की कोई जरूरत नहीं है, ये लो, मैं तुम्हारे लिए पूजा की थाली ले आया हूँ। अरे वाह, लाओ, अब मैं अपनी प्यारी बहू का गृह प्रवेश करती हूँ। अमृता समायरा का गृह प्रवेश करती है, लेकिन समायरा अपने मन ही मन सोचती है, आखिर गुंजन इतनी गुस्से में क्यों थी? इस घर में गुंजन को छोड़कर सब लोग बहुत खुश नजर आ रहे हैं। कहीं न कहीं समायरा को ये बात खलती ही है, लेकिन वो इस बात को नजरअंदाज कर देती है, जिसके बाद वो अपने पति के साथ मिलकर शादी की बाकी की सभी रस्में पूरी करने लगती है। जैसे दूध की थाली में अंगूठी ढूंढने की रस्म, दीवार पर मेहंदी के हाथ छपाने की रस्म, फर्श पर लाल आलते के पैर छपाने की रस्म और मुंह दिखाई की रस्म। इन सभी रस्मों में गुंजन मौजूद नहीं होती। वहीं दूसरी तरफ बेचारी समायरा सभी रस्मों से इतनी थक जाती है, वो इस बात पर ध्यान ही नहीं देती और अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। अगले दिन सुबह के समय, अरे बहू, आज तेरी पहली रसोई की रस्म है। हम सभी को तेरे हाथों के खाने का बहुत इंतजार है। जा अपनी पहली रसोई की रस्म पूरी कर। अगर मेरी मदद की कोई भी जरूरत पड़े तो मुझे जरूर बताना। तभी वहाँ से गुंजन गुजरते हुए कहती है,
हाँ हाँ, करो मदद अपनी चहीती बहू की, क्योंकि इसको कुछ आता जाता तो है नहीं। अगर मेरी बात मान ली होती तो ऐसी नौबत ही नहीं आती। गुंजन, तुम अपना मुंह बंद ही रखो, और समायरा अब तुम्हारी भाभी है, इससे तुम्हें अच्छे से पेश आना चाहिए। मैं तो ऐसी हूँ और ऐसी ही रहूंगी, आपको जो करना है करो। ये कहकर वो वहां से चली जाती है, जिसके बाद अमृता के कहने के लिए कुछ नहीं बच पाता और वो भी वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ समायरा भी अपनी पहली रसोई की रस्म को पूरा करने के लिए रसोई में पहुंच जाती है। आज मैं मीठे में ऐसा गाजर का हलवा बनाऊंगी कि सभी लोग अपनी उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे। समायरा खाना बना रही होती है तो दूसरी तरफ गुंजन खिड़की से उसे देखते हुए अपने मन ही मन सोचती है, हाँ हाँ, कर लो जितनी मेहनत करनी है, क्योंकि तुम्हारी पहली रसोई तो आज खराब होने वाली है, वो भी मेरे हाथों से। ऐसा सोचकर वो मुस्कुराने लगती है। वहीं दूसरी तरफ समायरा पूरी लगन के साथ सबके लिए खाना बनाती है। एक तरफ वो गाजर का हलवा बनाती तो दूसरी तरफ गैस के ऊपर पूड़ियां सेकती। देखते ही देखते वो अलग अलग तरह की सब्जियां भी बना लेती है। इतना सारा और इतना अच्छा खाना बनाने के बाद वो बहुत खुश होती है और खुद से ही कहती है, आज तो मेरे ससुराल वाले मेरे हाथों का बना हुआ खाना खाकर बहुत खुश होंगे। आखिरकार मैंने इतनी मेहनत करके जो खाना बनाया है। समायरा की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता। उसे खाना बनाने का इतना शौक था कि वो शादी से पहले भी अपनी पहली रसोई की प्रैक्टिस अपने घर पर किया करती थी। समायरा को खाना बनाते बनाते अपने वही दिन याद आने लगते हैं। देखना माँ, मेरे ससुराल वाले तो मेरे हाथों का खाना खाने के बाद मेरे गुणगान गाने ही लग जाएंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आखिर मेरी बेटी इतनी संस्कारी और हर एक काम में अव्वल जो है। मुझे तो पता है तेरे ससुराल से मुझे तेरी कोई शिकायत नहीं आएगी। माँ, मुझे गाजर का हलवा बनाना सीखना है, क्या आप मेरी मदद करोगी? अरे बेटी, ये भी कोई बोलने की बात है? मेरी बेटी को सब कुछ आता है, केवल गाजर का हलवा बनाना नहीं आता। चलो आज मैं तुम्हें गाजर का हलवा बनाना सिखाती हूँ। रूपमती खूब सारी गाजर लेकर आती है और उन्हें कद्दूकस में अच्छे से कस लेती है। जिसके बाद रूपमती रसोई में खड़ी होकर अपनी बेटी समायरा को गाजर का हलवा बनाना सिखाती है। बेटी, जब मैंने पहली बार अपनी सास को गाजर का हलवा बनाकर दिया था तो वह तेरे हाथों का बना हुआ गाजर का हलवा खाकर बहुत खुश हुई थी, जिसके चलते उन्होंने मुझे एक डायमंड का नेकलेस भी दिया था। तभी समायरा हंसने लगती है और कहती है, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं लालची नहीं हूँ। मैं तो केवल अपनी सास को खुश करने के लिए अच्छा खाना बनाना चाहती हूँ। और वैसे भी आपको एक राज की बात और बताऊं? हाँ बेटी बताओ। मुझे गाजर का हलवा बनाना आता है। मैं तो बस आपके हाथों का गाजर का हलवा खाना चाहती थी। रूपमती तुरंत अपनी बेटी समायरा के कान पकड़ लेती है और हंसते हुए कहती है, मैं भी तेरी माँ हूँ। मैं ये बहुत अच्छे से जानती हूँ कि मेरी बेटी को क्या क्या बनाना आता है और क्या क्या नहीं। आखिरकार सारा खाना तैयार हो ही गया। आज माँ होती तो मेरी इतनी मेहनत देखकर बहुत खुश हो जाती। अब बस खाने की टेबल सजाना रह गया है। समायरा रसोई से बर्तन ले जाती है और बाहर जाकर खाने की टेबल को सजाना शुरू कर देती है। जिसके जाते ही रसोई में गुंजन घुस जाती है और उसके सभी खाने में बहुत सारा नमक और मिर्ची डालना शुरू कर देती है। मेरे होते हुए इस घर में ये बहू नहीं रह सकती, क्योंकि माँ ने मेरी बात नहीं मानी। मैं चाहती थी कि मेरी सहेली रुचिका इस घर की बहू बने, लेकिन माँ ने जबरदस्ती समायरा को इस घर की बहू बना दिया। इसे तो मैं इस घर से निकाल कर ही रहूंगी। गुंजन गुस्से में सारा का सारा खाना बर्बाद कर देती है, जिसके बाद वो अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही कुछ देर बाद घर के सभी सदस्य खाने की टेबल पर आ जाते हैं। अरे बहू, जल्दी जल्दी खाना लेकर आ, मुझे तो बहुत जोरों से भूख लगी है। हाँ, भूख तो मुझे भी बहुत जोरों से लगी है। तभी गुंजन भी चुपचाप खाने की टेबल पर आकर बैठ जाती है और अपने मन ही मन सोचती है, बस जैसे ही सब लोग खाना खाएंगे, सबके सब समायरा को धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल देंगे। समायरा के हाथों का बना हुआ खाना सबसे पहले आमोद खाता है और खाते ही वो कहता है, वाह बहू वाह, क्या बात है, क्या हलवा बनाया है। अरे बहू, तेरे हाथों में तो जादू है। तूने तो अपनी पहली रसोई में ही कमाल कर दिया। सच में बहू, तूने तो ये खाना इतना स्वादिष्ट बनाया है कि क्या बताऊं। ऐसा खाना तो मैंने कभी नहीं खाया। अच्छा समायरा, ये बताओ, ये जादू तुम्हारे पास बचपन से है या फिर अचानक से आया है? सबके मुंह से तारीफ सुनते ही गुंजन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उसे कुछ समझ नहीं आता। जिसके बाद वो अपने मन ही मन सोचती है,
आखिर ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने तो सारा खाना ही बर्बाद कर दिया था। गुंजन ऐसा सोचकर अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद समायरा उसके कमरे में उसके पास आती है और उससे कहती है, गुंजन, मैं जानती हूँ कभी कभी हम जो चाहते हैं वो होता नहीं है। किस्मत से बढ़कर कुछ नहीं होता। जब तुम अपनी सहेली रुचिका से फोन पर बात कर रही थी तो मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी। तुम मुझे पसंद नहीं करती, जिसके चलते तुमने रसोई में जाकर सारा खाना बर्बाद कर दिया। लेकिन मुझे ये सब पहले ही पता था, इसलिए मैंने सबके लिए पहले से ही खाना निकाल कर रख दिया था। अपनी सच्चाई अपनी भाभी समायरा के सामने आते देख गुंजन को अपनी गलती का एहसास होता है। आप सही कहती हो भाभी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे अपनी गलती का एहसास है। आप बहुत अच्छी हो। इतना सब होने के बाद भी आपने मेरे बारे में किसी को नहीं बताया। अरे, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, मेरे लिए इतना ही काफी है। उस दिन के बाद से गुंजन अपनी भाभी समायरा के साथ खुशी खुशी रहने लगती है और समायरा भी अपने ससुराल की सभी जिम्मेदारियों को अच्छे से संभाल लेती है, जिसके बाद सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।